Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब आपको मैंने वॉर्शल का फॉर्मूला बता दिया था और उसके बेस पर हमें निकालने थे कुछ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको मैंने कहा था निकालने को, हुआ आपका कैलकुलेट? वर यू एबल टू फाइंड आउट द फर्स्ट मैट्रिक्स? हुआ? मैट्रिक्स निकला नहीं निकला? सो V1 V2 V3 V4 ये हमारा ग्राफ था। ये एरोस थे हमारे और हमारा वॉर्शल का जो फॉर्मूला था वो हमें अप्लाई करना था P0 पे। P0 एडजेंसी था और इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी वो थी 0001 1011 1001 0010। फॉर्मूला जो आपको वॉर्शल का मैंने बताया था दैट वाज, हमें अगर पी के का आई जे कैलकुलेट करना है तो ये होगा पी के -1 का आई जे ऑड विद पी के -1 का आई के और एंडेड विद पी के -1 का के जे। और अपन ने कैलकुलेट कर लिया था P1 का 1×2, जिसको आपने सॉल्व करा था इस फॉर्मूले के हिसाब से। P के -1 क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए, P के -1 क्या होगा एज पर द फॉर्मूला? वेरी गुड, P के -1 होगा P0, आई जे होगा 1 2 जिसकी ऑरिंग हुई थी P0 के आई के साथ। P0 का आई के का मतलब हो गया 1 1 और एंडिंग हुई थी P के -1 P0 के केजे के साथ। P0 का केजे हो गया 1 2। जब वैल्यूज पुटअप की गई तो P0 का 1,2 क्या निकला? 0 ऑड विद P0 का 1,1 0 एंडेड विद P0 का 1,2 0। तो फिर हमने P1 के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी P1 के 1,2 की वो आई 0।
ठीक है, अब जरा P1 का 1,4 निकालिए, तो निकालिए P1 का 1,4 and let me know what is the answer. P1 का 1,4 निकालिए and let me know what is the answer. बिल्कुल ठीक, वेरी गुड मनीष, बिल्कुल सही अनमोल, आंसर आएगा 1। ठीक है, अब मैं P1 की आपको बाकी एंट्रीज बताता हूं। तो P1 की रो वाइज एंट्री होगी 0001, 1011, 1001 एंड 0010। ये होगा P1 का रिजल्ट। नाउ बेस्ड अपॉन P1 हमारा कोड या एल्गोरिथम कैलकुलेट करेगी P2। ठीक, सेम मैट्रिक्स है, V1 V2 V3 V4 4x4 का, V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, इस बार आप निकालिए P2 के लिए 4,4 निकालिए, P2 का 4,4 निकालिए। मनीष एक बार दोबारा कैलकुलेट करो, P2 का 4,4। हाँ ठीक है, 0 आएगा, राइट 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 राइट, ठीक, बिल्कुल 0 ही आएगा, नो इश्यूज, परफेक्ट। राइट, तो इसकी भी वैल्यू सेम है, 0001, 1011, 1001 एंड 0010। ठीक है, ये P2 है। नाउ बेस्ड ऑन P2 P3 कैलकुलेट होगा, V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4। ठीक है, P3 के लिए 4,4 निकालिए, P3 का 4,4। गुड, 1 आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए आप P3 के लिए 4,1, कैलकुलेट दिस वैल्यू। P3 का 4,1,
हो गया P3 का 4,1, गुड, ये भी आना चाहिए 1। तो अब P3 की फाइनल वैल्यूज हैं 0001, 1011, 1001, 1011। फाइनली P4 कैलकुलेट होगा, P4 के लिए 1,1 निकालिए, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए 1,1, बिल्कुल सही 1 आएगा। तो अब अगर आप फाइनल रिजल्ट्स देखें तो आंसर आएगा 1011, 1011, 1011, 1011। ये आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं, सारे के सारे हैं 1011। जल्दी बताइए, क्लियर हुई बात? अब आपको अगर याद हो तो फाइनल मैट्रिक्स जो आपने पिछली बार खुद पाथ ढूंढ ढूंढ के निकाला था, उसका भी अल्टीमेट आंसर यही आया था, करेक्ट? जिसमें आपने मैट्रिसेस को ऐड करा था, सारे नॉन जीरो को 1 और सारे जीरो को 0 रहने दिया था, उसका भी फाइनल आंसर हमें यही मिला था। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का, और इसका अब हमें लिखना है प्रोग्राम। So now we have to write down the code which is going to implement Warshall's algorithm, implementing Warshall's algorithm for calculating path matrix. तो path matrix कैलकुलेट करने के लिए जो आपने अभी प्रोसेस पढ़ा उसका बनाना है हमें कोड। ठीक, तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक फंक्शन जिसमें हम ये वॉर्शल एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे। फंक्शन को हम दो 2D एरेस पास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला 2D एरे हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, दूसरा 2D एरे ब्लैंक जाएगा, और जब फंक्शन खत्म होगा तो उस दूसरे वाले एरे के अंदर आ जाएगा पाथ मैट्रिक्स। आई रिपीट, फंक्शन को हम दो 2D एरेस पास करेंगे। पहला 2D एरे हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करके भेजा जाएगा। दूसरा 2D एरे अनइनिशियलाइज जाएगा। वो जो दूसरा 2D एरे है, हमारा फंक्शन उस 2D एरे में पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करके स्टोर करेगा। तो मुझे फटाफट इस फंक्शन की प्रोटोटाइप बताइए। मान लीजिए नाम इसका वॉर्शल है, तो बताइए रिटर्न क्या करेगा और आर्ग्यूमेंट्स क्या लेगा। जो थ्योरी मैंने बोली, अगर आपने गौर से सुना तो बताएं ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा और ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा। जल्दी बोलिए, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न 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 कुछ नहीं करेगा, तो रिटर्न टाइप तो होगी इसकी वॉइड। ओके, पैरामीटर में लेगा दो 2D एरेज। ठीक, 2D एरे अगर भेजते हैं तो पैरामीटर टाइप कैसे लिखते हैं फंक्शन में? अगर 2D एरे पास करते हैं तो पैरामीटर टाइप कैसे मेंशन करेंगे? INT डबल स्क्वायर ब्रैकेट, और 2D एरे के लिए फंक्शन के आर्गुमेंट में कॉलम साइज का होना जरूरी होता है। सी प्रोग्रामिंग का रूल है, राइट? आप पॉइंटर भी ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 2D एरे को एक नॉर्मल पॉइंटर रिसीव नहीं करता है, जानते हैं? 2D एरे को कौन रिसीव करेगा? 2D एरे को रिसीव करेगा पॉइंटर टू एन एरे, रादर देन अ नॉर्मल पॉइंटर। नहीं, पॉइंटर टू पॉइंटर भी नहीं करेगा।
2D array will be received by a pointer to an array because 2D array technically array of arrays होता है ना, होता है कि नहीं? 2D array technically array of arrays होता है ना, तो आप फिर एक array of array का बेस एड्रेस पॉइंटर टू इंटीजर में कैसे रख सकते हो? तो उसे सिंगल पॉइंटर तो पॉइंट कर ही नहीं सकता, इसलिए उसे पॉइंट करेगा पॉइंटर टू एन एरे। ठीक है, आगे बढ़ू। ऐसे नहीं, पैरेंथेसिस आएगा, स्टार पे पैरेंथेसिस आता है, पॉइंटर टू एन एरे ऐसे बनता है। इसी को डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका आपका ऐसा होगा, वॉइड वॉर्शल int पैरेंथेसिस में स्टार स्क्वायर ब्रैकेट में 4 int पैरेंथेसिस में स्टार स्क्वायर ब्रैकेट में 4। दिस इज हाउ वी राइट पॉइंटर टू एन एरे, राइट। अगर आपने पैरेंथेसिस स्टार पे से हटा दिया तो ये एरे ऑफ पॉइंटर्स हो जाएगा। हमें एरे ऑफ पॉइंटर नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है? पॉइंटर टू एन एरे बनाना है, इसलिए स्टार पे पैरेंथेसिस लगता है। एनीवेज, हमारा तो पहला वाला स्टाइल हो रहा है, जरूरत नहीं है दूसरे वाले स्टाइल की। अब आ जाइए मेन में। मेन में बताइए कितने एरे बनेंगे? मेन में कितने एरे बनेंगे इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? मेन में 2 एरे बनेंगे, बिल्कुल ठीक। इन दो में से एक होगा एडजेंसी मैट्रिक्स 4x4 का, एक होगा पाथ मैट्रिक्स 4x4 का। ठीक है, इसके बाद लूप हैंडल करने के लिए आई और जे होंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। मेन में पहला फॉर लूप तो इसी काम के लिए बनेगा कि हमारा आउटर लूप चले 0 से लेकर <4 तक, इनर लूप चले 0 से लेकर <4 तक। अंदर आप यूजर से क्वेश्चन पूछेंगे सेम तरीके से जैसे लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। printf is there a path from v%d to v%d? क्या इसका पाथ एग्जिस्ट करता है? v%d to v%d का पाथ है। ठीक है, अगर है तो यूजर दे दे 1, अगर नहीं है तो यूजर दे दे 0। और %d को अपन ने रिप्लेस करा था i+1 और j+1 से। जो जवाब आया वो आप स्कैनफ करके स्टोर कर लोगे अपने एड्रेस ऑफ ADJIJ में। ये आपका एडजेंसी मैट्रिक्स पूरा हुआ। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन का कॉल बताइए कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी बोले, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कैसे करोगे आप फंक्शन को कॉल? दोनों एरे कैसे पास करोगे? एरे पास करने में इतना टाइम लग रहा है? एरे पास करना तो सबसे सिंपल होता है। एरे पास करते हैं तो क्या पास करते हैं फंक्शन को? एरे का नाम, एज सिंपल एज दैट। तो आप लिखेंगे वॉर्शल ADJ कॉमा फॉलोड बाय पाथ। जब वापस लौटेंगे तब आप printf से डिस्प्ले कर देंगे फॉलोइंग इज द पाथ मैट्रिक्स। ये आप यूजर को शो कर दीजिए। फिर इसके बाद फॉर i इक्वल टू 0, i <4, i++, फॉर j इक्वल टू 0, j<4, j++, और अंदर डिस्प्ले करा दीजिए printf %d कॉमा पाथ ij, और यहाँ आ जाएगा एक printf \n। बताइए अब आप, मेन समझ में आ गया आपको? इज द मेन फंक्शन क्लियर? अब चलें वॉर्शल की कोडिंग पे।
वॉर्शल में आपकी फर्स्ट ओपनिंग लाइन होगी वॉइड वॉर्शल int adjacency square bracket and then 4 int path and then 4. ठीक, अंदर वेरिएबल्स कितने लगेंगे बताइए? वेरिएबल्स गलत, 3 लगेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको ट्रिपल फॉर लूप चलाना पड़ेगा। क्यों ट्रिपल फॉर लूप चलाना पड़ेगा? क्योंकि आप नोटिस करिए मैट्रिक्स बनाने के लिए एक नेस्टेड फॉर तो लगता ही है, और आपको बनाने 4 मैट्रिसेस बनाने P1 P2 P3 P4। एक मैट्रिक्स के लिए अगर एक नेस्टेड फॉर लग रहा है तो 4 मैट्रिक्स के लिए 4 नेस्टेड फॉर लगेंगे। उन 4 नेस्टेड फॉर को अलग अलग ना लिखकर अपन उसकी जगह एक ट्रिपल फॉर बना सकते हैं, है ना? तो आपको जरूरत पड़ेगी 3 वेरिएबल की। ठीक है, अब सबसे पहला काम ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहला काम, जब आपने अभी मैन्युअली इसको सॉल्व करा था तो आपने P0 किसको माना था? ये P0 कौन है आपका? हु इज दिस? एडजेसेंसी है, राइट? लेकिन हमारे फंक्शन में तो एडजेसेंसी अलग से आया है, आया है ना? आया है ना, राइट? तो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो डेटा है पहले तो उसे पाथ में एज इट इज कॉपी कर देना है, तो ये P0 बन जाएगा। सोचिए, इस एडजेसेंसी का डेटा एज इट इज पाथ वाले में कॉपी कर दें तो हम इसे P0 मान सकते हैं। है ना? वेरी गुड। तो अब अपना पहला स्टेप क्या होगा? अब अपना पहला स्टेप होगा फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 4, I प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस, और अंदर हम लोग कह दें पाथ ij इज इक्वल्स टू एडजेसेंसी ij। ये स्टेप समझ आया आपको? ये हमने क्या क्रिएट करा? ये हमने क्रिएट करा P0। ये हमारा P0 बन गया, बन गया। एडजेसेंसी एज इट इज पाथ में कॉपी हो गया, राइट? अब इस पाथ मैट्रिक्स के ऊपर हम अपना ट्रिपल फॉर लूप चला सकते हैं। ठीक, तो सबसे बाहर वाला लूप किसका चलेगा? फॉर, सबसे बाहर वाला लूप किसका चलेगा? फॉर k का। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू 0, k लेस देन 4, k प्लस प्लस। उसके अंदर चलेगा I, फॉर I इक्वल, ये रो के लिए चल रहा है, I लेस देन 4, I प्लस प्लस। उसके अंदर चलेगा J, फॉर J इक्वल टू 0, J लेस देन 4, J प्लस प्लस, राइट? और इसके अंदर अब आपका फॉर्मूला आएगा पाथ ij। बस के हटा दीजिए आप, बाकी फॉर्मूला एज इट इज लिख दीजिए। पाथ ij इक्वल टू पाथ ij ऑर्ड विद पाथ ik एंडेड विद पाथ kj। तो हम क्या कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं? अपन सेम मैट्रिक्स में वैल्यूज ओवरराइट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जितनी बार हमारा I और J वाला फॉर लूप खत्म होगा उतनी बार हमारा एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं तो बताइए, जब पहली बार ये फॉर लूप खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगा? जब पहली बार I और J वाला फॉर लूप खत्म होगा तो हमें P1 मिल जाएगा, अगली बार फिर हमें P2 मिल जाएगा, फिर P3 मिल जाएगा, फिर P4 मिल जाएगा। फाइनली इस पाथ के अंदर स्टोर हो जाएगा P4। आ रहा है समझ? कोडिंग क्लियर है? वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक।
हमें अलग से मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है ना, हम उसी मैट्रिक्स को रीयूज करते जा रहे हैं। करेक्ट? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन की। हाँ सुमित, क्या डाउट है बताओ। करो, अनम्यूट करो। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हमने के वाला है, तो अपना जो फॉर्मूला था जो वो पी के था, के मतलब जो हम वन था, तो सर इसमें तो फिर के की वैल्यू अभी भी 0 है ना? 0 ही। क्या वो दिक्कत है? डाउट था। के मैट्रिक्स तो है हमारे पास, के की वैल्यू अगर 0 भी है तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो के ले ही नहीं रहे ना। वहां तो के इसलिए लेना था क्योंकि हम नया मैट्रिक्स बना रहे थे ना। हम अगर यहाँ भी इसी P0 में वैल्यू ओवरराइट कर देते तो फिर के का मतलब ही नहीं रहता ना, हटा दो के। तुम ये मान लो तुम इसी मैट्रिक्स में नया वैल्यू ओवरराइट कर रहे हो, तो तुम्हें के की कहाँ जरूरत है? सोच के देखो। वो तो तुम इसको अलग मान रहे हो, उसके जगह तुम P1 अलग बना रहे हो, तो तुम्हें फिर के की वो जरूरत है ना। हम जो नया मैट्रिक्स ले रहे थे उसमें पुराने की वैल्यू कॉपी कर रहे थे, इसलिए हमने के लिया। एग्जैक्टली हम जब मैनुअली कर रहे थे तब हम अलग P1 बना रहे थे। फिर तुमको कैसे पता चलेगा कि हम P0 की वैल्यू उठा रहे हैं कि P1 में ले रहे हैं? तो फिर हमने इसको P0 मान लिया था K-1 से। लेकिन अब तुम थोड़ी देर के लिए इस K को भूल जाओ, फॉरगेट दिस K। अब तुम सोचो अगर एक K भूल कर तुम सारा डेटा इसी मैट्रिक्स में ओवरराइट करते हो, तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला बिना K के भी तो काम कर जाएगा, बिना K-1 के। K अपना काम तो करेगा ही इंडेक्सिंग का, लेकिन जो मैट्रिक्स नंबर में तुम्हें K चाहिए उसकी जरूरत नहीं रहेगी ना जब इसी मैट्रिक्स में डेटा चेंज करोगे। यस सर। वो ही हमारे कोड में हो रहा है। और सर आपने ये जो पॉइंटर टू एरे और एरे टू पॉइंटर वाला, सर उसको एक बार रिपीट कर दीजिए वो। वो मैंने सी के कॉन्सेप्ट बताए। वो मैंने कहा था अगर हम 2D एरे का पॉइंटर बनाते हैं तो 2D एरे को एक नॉर्मल पॉइंटर पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल पॉइंटर क्या होता है? नॉर्मल पॉइंटर पॉइंटेड टू इंटीजर होता है, यस सर। राइट? 2D एरे एक नॉर्मल इंटीजर नहीं होता है। 2D एरे कंपाइलर की नजरों में एरे ऑफ एरेज होता है। तो अगर 2D एरे एक एरे ऑफ एरेज है तो फिर उसे एक नॉर्मल पॉइंटर कैसे पॉइंट करेगा? तो उसे पॉइंट करेगा पॉइंटर टू एन एरे। ओके सर। ठीक है। सर वैसे तो हम एरे को नॉर्मली पास करते तो भी वो ऐसे एड्रेस ही तो पास होता है ना? वो 1D एरे की बात होती है। देखो लंबी कहानी है, फिर सुननी है। यस सर। ठीक है चलो फिर आज यही बात करते हैं। बाकी लोगों को भी सुननी है। एरे और पॉइंटर कैसे काम करते हैं आपको आता है? क्योंकि फिर आज यही हो पाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ऐसा कर लें फिर? ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से। मैंने एक इंटीजर एरे बनाया int ARR 5। ठीक है। इस int ARR 5 में मैंने 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर करा। क्या आप मुझे इन 3 एक्सप्रेशंस का कर सकते हैं? printf %u ARR, printf %u address of ARR, printf %u address of ARR 0। अगर ये डायग्राम है हमारे एरे का, इमेजिन करो ये एरे का डायग्राम है। एरे का बेस एड्रेस मान लो 2000 है। 4-4 बाइट की दूरी पे मान लीजिए एड्रेसेस हैं। ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये हमारा ARR एरे है और इसमें 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर्ड है सपोज कीजिए। तो जब हम कहेंगे printf %u ARR तो हमें 2000 मिलेगा।
एरे का नाम बेस एड्रेस होता है, जानते होंगे, राइट। जब हम प्रिंट करेंगे एड्रेस ऑफ ARR तब भी हमें 2000 मिलेगा, है कि नहीं, मिलेगा ना। और एड्रेस ऑफ ARR 0 भी हमें 2000 देगा। मेरा आप लोगों से सवाल है, सी प्रोग्रामिंग में ARR और एड्रेस ऑफ ARR और एड्रेस ऑफ ARR 0 तीनों का एक ही मतलब है क्या? आंसर तो तीनों का 2000 आ रहा है। कंपाइलर के लिए मतलब इन तीनों का एक ही है क्या? बोलिए। नहीं है, कंपाइलर के लिए मतलब अलग है, ध्यान से सुनना। कंपाइलर के लिए इन दोनों का मतलब एक है, राइट। ये दोनों आपको क्या दे रहे हैं? ये दोनों आपको दे रहे हैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये आपको यही दे रहे हैं। बेस एड्रेस वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है, अपन ये बोलते हैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दे रहे हैं, राइट। इससे आपको समझने में आसानी होगी, ओके। अब ये मुझे बताइए, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? एक इंटीजर है ना, 10, एक इंटीजर है ना, राइट। इसलिए अगर आप एक इंटीजर पॉइंटर p बनाते हैं तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, उसमें आप p इक्वल टू ARR बोलते हैं तब भी चलता है, और p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ARR 0 बोलते हैं तब भी चलता है। मानते हैं? क्योंकि p को आपने क्या बनाया है? पॉइंटर टू एन इंटीजर। और ये किसका एड्रेस मिल रहा है हमें? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट भी एक इंटीजर है ना, इंटीजर है उसका एड्रेस। इसलिए चल जा रहा है। लेकिन कभी आप ये लिख के देखिए, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ARR, इस पे आ जाती है एरर। कंपाइलर इस पे एरर दे देगा आपको। क्यों दे देगा एरर? आप खुद सोचो। होने को तो ये भी 2000 ही है ना, लेकिन कंपाइलर नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि ये किसका एड्रेस है? ये पूरे एरे का एड्रेस है। इस वक्त जब एड्रेस ऑफ ARR आप बोल रहे हैं ना, तो कंपाइलर इस पूरे ब्लॉक का एड्रेस उठा के ला रहा है। आप मुझे बताइए, ये पूरा ब्लॉक एक इंटीजर है क्या? बताओ। नो, नहीं। नहीं है ना, ये पूरा ब्लॉक एक इंटीजर का है। तो फिर इसको पॉइंटर टू एन इंटीजर कैसे पॉइंट कर सकता है? इसको तो पॉइंटर टू इंटीजर पढ़ते हैं ना। अगर यस पॉइंटर सर। को ढंग से पढ़ा जाए तो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन यही होगा ना, p इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। सो हाउ कैन अ पॉइंटर टू एन इंटीजर पॉइंट टू एन एरे? और अगर आपको लग रहा है सर यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ वो एरे को पॉइंट कर रहा है, ऐसा नहीं समझ रहा है कंपाइलर। इन दोनों में कंपाइलर समझ रहा है कि p एक सिंगल एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसमें कंपाइलर को ऐसा लग रहा है p इज ट्राइंग टू पॉइंट टू द होल एरे। आया समझ? राइट। तो ये एड्रेस ऑफ ARR किसका एड्रेस हो गया? जवाब दो। ये हो गया एड्रेस ऑफ होल एरे, पूरे एरे का एड्रेस हो गया। ये एड्रेस अगर आप किसी में असाइन करोगे तो वो कौन होना चाहिए? ये किसका एड्रेस है? ये एरे का एड्रेस है ना, तो वो पॉइंटर कैसा होना चाहिए? वो पॉइंटर भी पॉइंटर टू एरे होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए। कैसे बनाते हैं पॉइंटर टू एन एरे? तो जवाब है, पॉइंटर टू एन एरे बनाने के लिए पॉइंटर के स्टार पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड से ट्रैवर्स हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट मेथड कौन सा? मैं समझा नहीं अक्षय। फर्स्ट मेथड से ट्रैवर्स हो जाएगा मतलब? फर्स्ट मेथड मतलब क्या? हाँ, हो जाएगा ना। ये 1D एरे है ना, तो p इक्वल टू ARR तो चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, ट्रैवर्स हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सर सर ये p इक्वल्स टू ARR और p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ AR0, इसका मीन तो कंपाइलर सेम ही समझता है हाँ कि हाँ, सर। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ARR 1D एरे है ना, इसलिए अभी देखो समझ में आएगा अभी तुम्हें। ARR 1D एरे है ना, तो 1D एरे में एरे का नाम उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, और एड्रेस ऑफ ARR 0 भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। यस सर। यस अक्षय, उसके बाद ट्रैवर्सिंग हो जाएगी। अब अगर आपको एड्रेस ऑफ ARR डालना है तो आपको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा पॉइंटर। अब इसको कैसे पढ़ोगे? ये पॉइंटर टू एन इंटीजर नहीं है, आप इसको पॉइंटर पढ़ोगे टू p एन। इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 4 इंटीजर्स। इसको पढ़ोगे p इज अ पॉइंटर, पॉइंटर टू व्हाट? पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 4 इंटीजर्स। ये ऐसे पढ़ा जाएगा, राइट। अब आप जब इसमें कहोगे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ARR तो चलेगा? अब ये चलेगा। ये समझ आया? पहला केस, ये 1D एरे का केस है। क्लियर है?
ओ यस सर। अब आ जाइए 2D एरे पे, जो हमारा असली टॉपिक है। आप सपोज करिए आपने एक 2D एरे बनाया, INTARR24 का एक 2D एरे आपने क्रिएट करा, जिसमें आपने डाला 10, 20, 30, 40, ठीक है, कॉमा 50, 60, 70, 80। अब कंपाइलर का इसको लेकर व्यू पॉइंट समझने की जरूरत है, ठीक। अगर आप कंपाइलर का व्यू पॉइंट इस एरे को लेकर समझें, अपन लॉजिकल डायग्राम लेकर चलते हैं, तो हम 2D एरे को एज अ मैट्रिक्स देखते हैं एक प्रोग्रामर के तौर पे। फाइन, ये 2 रो होंगी, 2 रो के अंदर 4 कॉलम्स बनेंगे, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। इन कॉलम्स के अंदर 10, 20, 30, 40 ये डेटा आ जाएगा, 50, 60, 70, 80 ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं इस 10 पर्टिकुलर सेल का एड्रेस 2000 है, तो फिर ये 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028 हो गया। नाउ पॉइंट टू अंडरस्टैंड, अगर मैं आपसे कहता हूं printf %d, एड्रेस ऑफ ARR 00, printf %u, सॉरी, printf %u, ARR, printf %u, एड्रेस ऑफ ARR 0, printf %u, एड्रेस ऑफ ARR। सबका जवाब 2000 आएगा, बताइए, सब 2000 देंगे ना? लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। आंसर देखोगे तो लगेगा सब एक जैसे ही हैं, लेकिन है नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ARR 00, तो आप बोलोगे ये एक एलिमेंट का एड्रेस है। तो क्या इसको एक पॉइंटर में रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है। आप कह सकते हो P = एड्रेस ऑफ ARR 00। कंपाइलर को अभी भी नहीं पता चलेगा कि वो एक एरे का एड्रेस या एरे के किसी सेल का एड्रेस है, उसको लगेगा एक इंटीजर का एड्रेस है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, जब आप ARR बोलते हो तो ARR का मतलब बेस एड्रेस होता है ना? ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहीं पे है। बेस एड्रेस का मतलब किसका एड्रेस होता है? एवरीवन प्लीज टेल मी, बेस एड्रेस का मतलब किसका एड्रेस? एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, है ना? राइट। अब मुझे बताइए 2D एरे में एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 2D एरे में एरे का फर्स्ट एलिमेंट ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरी रो है। 2D एरे एरे ऑफ एरेज होता है ना? यस सर। वो एरे ऑफ इंटीजर थोड़ी ना देखता है कंपाइलर उसको। एरे ऑफ इंटीजर तो कंपाइलर 1D एरे को देखता है, 2D एरे को वो देखता है एज एरे ऑफ एरेज। अब आप सोचिए, जब आप कहेंगे इंटीजर पॉइंटर p = ARR, तो C लैंग्वेज एरर क्यों देगी? क्योंकि उसे फिर ऐसा लग रहा है कि आप एक 2D एरे का एड्रेस एक पॉइंटर टू इंटीजर में डाल रहे हो। अब आप सोचो, ARR का मतलब फर्स्ट रो का एड्रेस हो गया ना, एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक कह लीजिए, फर्स्ट रो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। या सर फिर या तो मतलब पूरा वो 1D एरे भी हो जाएगा। हाँ, एक ब्लॉक तो पूरा एक 1D एरे की तरह है ना। यस सर। तो अब आप नोटिस करिए, कंपाइलर को ARR नाम जब दिखेगा तो उसको क्या लगेगा कि आप पूरे ब्लॉक का एड्रेस डाल रहे हैं उसके अंदर। यानी 2D एरे का ARR और 1D एरे का एड्रेस ऑफ ARR एक ही बात है। सोचो, 1D एरे में जब तुम एड्रेस ऑफ ARR लगाओगे तो वो एड्रेस ऑफ द होल एरे होगा ना, और 1D एरे में होल एरे एक कंप्लीट ब्लॉक है, तो 2D एरे में रो भी तो कंप्लीट ब्लॉक हुई। यस और नो? सोचो। इसलिए जब तुम ARR भेजोगे तो कंपाइलर को क्या लगेगा, क्या पास हो रहा है?
कंपाइलर को लगेगा एक रो का एड्रेस पास हो रहा है। 2D एरे की एक रो कंप्लीट 1D एरे है कि नहीं? यस कंप्लीट ब्लॉक है कि नहीं? उस ब्लॉक को एक सिंगल पॉइंटर कैसे रख सकता है? तो फिर क्या रखना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा इस ARR को रखने के लिए? पॉइंटर टू एन एरे। पॉइंटर टू एन एरे बनाना पड़ेगा। फिर आपको कहना पड़ेगा इंटीजर पॉइंटर p स्क्वायर ब्रैकेट 4, फिर आप कहिए p इक्वल टू ARR, तो कंपाइलर को कोई आपत्ति नहीं है। समझ आया? यस सर। ठीक है, ऐसे ही बताओ ARR और एड्रेस ऑफ ARR 0 सेम होंगे? ये यस सर। बिल्कुल सेम होंगे ये दोनों, क्योंकि यहाँ ARR 0 पूरी रो है ना, पूरी रो का एड्रेस वो ARR से मिल रहा था हमें, तो ये दोनों बराबर हैं। और एड्रेस ऑफ ARR ये अलग हो जाएगा। एड्रेस ऑफ ARR का मतलब अब इस पूरे 2D एरे का एड्रेस, होल ब्लॉक का एड्रेस, तो वो नहीं डाल सकते आप p में। फिर उसके लिए आपको p को क्या बनाना पड़ेगा? फिर उसके लिए आपको p को बनाना पड़ेगा पॉइंटर टू अ 2D एरे। अभी वो पॉइंटर टू अ 1D एरे की तरह काम कर रहा है। सही है? इसलिए मैंने कहा था यहां से जब आप ARR पास करोगे अपने इस कोड में, तो क्या पास होगा? जब यहां से आप एडजेसेंसी पास करोगे तो पूरी रो का एड्रेस पास होगा। उससे आप सिंगल स्टार में रिसीव नहीं कर सकते। या तो आप उसे 2D एरे के सिंटेक्स को लेकर रिसीव करो, और या इसको कन्वर्ट कर दो पॉइंटर टू एन एरे में, और कंपाइलर खुद ही इसको पॉइंटर टू एन एरे बना देगा। ये भी याद रखना। हमें और आपको लग रहा है कि एरे है, ये एक्चुअल में पॉइंटर है। ठीक, आ गया समझ? 2D एरे का व्यू पॉइंट, दिस इज हाउ यस सर। कंपाइलर विजुअलाइजेस योर 2D एरे। तो फिर 2000 क्या हुआ? क्या कहते हो? 2000 क्या हुआ? तो बोलो, बहुत सारे जवाब हैं 2000 क्या हुआ इस एक सवाल के। 2010 का भी एड्रेस है, 2000 पूरे ब्लॉक का भी एड्रेस है, फर्स्ट ब्लॉक का, और 2000 इस पूरे 2D एरे का भी एड्रेस है। वो डिपेंड करता है आप 2000 को कैसे देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको पॉइंटर लेना पड़ेगा। सर अगर हम ये फर्स्ट वाली कंडीशन लगाएंगे तो इससे सिर्फ 10, 20 और 30 और 40 प्रिंट होगा ना? कौन सी ये फर्स्ट वाली कंडीशन? एड्रेस ऑफ AR00 वाली। नहीं, सारे प्रिंट होंगे ना, फिर आपको पॉइंटर को बढ़ाते चलना पड़ेगा, P++ करते जाओ। ये सब एक दूसरे से 4-4 बाइट आगे तो हैं, पॉइंटर को प्लस करोगे तो पहुंच जाओगे, सबको ठीक है। ट्रैवर्स करता हुआ चलेगा मतलब पॉइंटर। मतलब जो एरे मतलब एरे ऑफ एरेस में भी मतलब वो जो एड्रेस लेता है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग लेता है। कंटिन्यूस ही तो होते हैं सब मेमोरी में। ओ, ये 40 के ही आगे तो 50 है मेमोरी में, तभी तो मैंने एड्रेस इसका 2016 दिखाया है, 2012 के जस्ट आगे। yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। Thank you, sir. टाइटल है अब हमारा वेलकम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरे। अपन ने बात करी थी किसी भी ऑफ अ ग्राफ, सॉरी, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के टोटल कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। एक होता है एरे रिप्रेजेंटेशन, एक होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। आपने एरे रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ARR 00 डाला, उसके बाद ARR++ करेंगे, तो ARR++ तो कभी नहीं चलेगा बेटा, p++ करेंगे। ARR++ तो एरे है, एरर दे देगा, क्योंकि एरे पे आप प्लस प्लस कभी लगा ही नहीं सकते। हाँ, p++ करेंगे तो पॉइंटर अगले सेल पे चला जाएगा, यानी 20 के एड्रेस पे चला जाएगा। ओके, चलिए सुनिए अब ध्यान से। नाउ द क्वेश्चन इज, ये है हमारे पास एक ग्राफ A B C D एंड E, और ये इसके एजेस हैं। ठीक है,
ये हमारे पास ग्राफ है। अब इसका हमें बनाना है लिंक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका पहला स्टेप ये है कि आप एक टेबल बनाएं, ठीक, अपने खुद के लिए। प्रोग्रामिंग में टेबल नहीं बनेगी। टेबल के अंदर 2 कॉलम्स रखें। एक कॉलम में टाइटल डालें नोट्स, दूसरे कॉलम का टाइटल डालें इस नोट के एडजेसेंट नोट्स। ठीक है, अब ध्यान से ग्राफ देखते हुए मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। सबसे पहला नोड है ए के एडजेसेंट नोट्स कौन कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दें। ए के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन है? कैसी बात कर रहे हो अनमोल? ए के एडजेसेंट नोड बी, सी और डी हैं। ए से एरो जा रहा है ना इनकी तरफ, तो ये ए के एडजेसेंट हुए ना। एडजेसेंट वही होता है ना जिस नोड तक आप जा सकते हैं। तो हम ए से बी जा सकते हैं कि नहीं? ए से सी और डी जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। ओके, बी का एडजेसेंट नोड कौन हुआ? बी का सिर्फ एक एडजेसेंट है, सी। सी का एडजेसेंट नोड कौन हुआ? सी का कोई है ही नहीं एडजेसेंट नोड। डी का एडजेसेंट नोड कौन हुआ? डी के एडजेसेंट नोड्स में आ रहा है एक सी और एक ई। ओके, ई का एडजेसेंट नोड कौन है? ई का एडजेसेंट नोड एक ही है, सी। ठीक है, अब इस टेबल को आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ लिंक लिस्ट। डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन मतलब लिंक लिस्ट से ही होगा ना इंप्लीमेंटेशन? बताओ, होगा? राइट। ये जो पहला वाला कॉलम है, अगर आप ध्यान से सोचो तो ये तो एक सिंगली लिंक लिस्ट की तरह है। ए से बी से सी डी ई ऐसे ही है। तो अब देखिए ध्यान से, इसके लिए हम बनाएंगे एक नोड। ग्राफ का नोड रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं मैं। हर नोड के अंदर 3 चीजें होंगी। आप खुद दिमाग लगाना, 3 चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक, अब हमारे ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? हाउ मेनी वर्टिसेस द ग्राफ इज हैविंग? 5. So we'll create 5 nodes. The graph is having 5 vertices, so we'll create 5 nodes. हर नोड के अंदर कितने सेल होंगे? कितने मेंबर होंगे? हर नोड के अंदर 3 मेंबर्स हैं। क्या करेंगे 3 मेंबर? आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब नोटिस करिए, एक मेंबर तो रखेगा अपने अंदर वर्टेक्स का टाइटल, तो ए बी सी डी ई। दूसरा पॉइंटर होगा जो आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, लाइक दिस। और इस पॉइंटिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए से बी जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये पॉइंटिंग बस ये बता रही है कि ये पांचों वर्टिसेस एक ग्राफ का पार्ट हैं। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ये कनेक्टिविटी ये बिल्कुल नहीं बता रही है कि ए बी से कनेक्टेड है। ये कनेक्टिविटी बस ये बता रही है कि ये पांचों वर्टिसेस एक ग्राफ का पार्ट है। अब मुझे बताइए ए से कौन कौन से नोड्स जा सकते हैं? व्हाट ऑल नोड्स कैन बी विजिटेड फ्रॉम ए बी सी डी? तो इस नोड के सामने एक और लिंक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें होंगे 3 नोड्स, और इस लिंक लिस्ट में तीनों नोड्स में 2 ही मेंबर्स होंगे। एक मेंबर रखेगा नोड का टाइटल और एक मेंबर रखेगा अगले नोड का लिंक। और ये वाले जो 3 नोड्स की लिस्ट है, इसको इस नोड का पॉइंटर पॉइंट करेगा। सिमिलरली बी से जा सकते हैं आप सी, तो यहां पर एक सी बनेगा और ये पॉइंट करेगा इसको। यहां नल है, ध्यान दीजिएगा, यहां भी नल है। सी से कहीं जा सकते हैं कि नहीं? सी का कोई एडजेसेंट है कि नहीं है? नहीं है, तो यहां नल आएगा। डी से जा सकते हैं? यस, डी से जा सकते हैं आप सी और ई। ओके, और ई में क्या आएगा? नल आएगा। ई से कहां जा सकते हैं? ई से जा सकते हैं सिर्फ सी, तो सी में आएगा नल। अब ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लिस्ट जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन लोग नोड लिस्ट, जिससे पता लगता है आपके ग्राफ में कितने नोड्स हैं। और साइड में जो आपको लिस्ट नजर आ रही है जिसमें एडजेसेंट नोड्स हैं, इसको कहा जाता है एज लिस्ट, जिससे पता लगता है
कौन से नोड के कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं। और इस पूरे डायग्राम को क्या बोलते हैं? अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो बताइए, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स वाले रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या था? मैट्रिक्स वाले रिप्रेजेंटेशन का नाम था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इसका नाम है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका हमें बनाना है प्रोग्राम, इसकी करनी है कोडिंग। अगला चैलेंज हमारा अब ये है। तो जरा 2-3 बातें मुझे यहीं पे इस डायग्राम को देखकर बताएं। इस पर्टिकुलर कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कितने स्ट्रक्चर की जरूरत है? जल्दी बोलिए। हमें 2 स्ट्रक्चर की जरूरत है। वेरी गुड। 2 स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि नोटिस करिए, दोनों लिंक लिस्ट जो आपको दिख रही हैं, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, उनके नोड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक के अंदर 3 मेंबर हैं, एक के अंदर 2 मेंबर्स हैं। ओके, चलिए, तो एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोड, एक को हम बोलते हैं एज। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नोड स्ट्रक्चर, ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है, और इसको हम लोग नाम देंगे एज स्ट्रक्चर। अब बताइए, पहले कौन डिक्लेयर होगा? पहले नोड डिक्लेयर होगा कि पहले एज डिक्लेयर होगा? गलत जवाब अनमोल, पहले एज डिक्लेयर होगा। पहले एज क्यों डिक्लेयर होगा? इसलिए एज डिक्लेयर होगा पहले क्योंकि गौर से देखिए, नोड वाले स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर एज वाले स्ट्रक्चर को पॉइंट करेगा कि नहीं? सोचो, जो नोड वाला स्ट्रक्चर है उसमें कितने पॉइंटर रहेंगे हर नोड में? नोड वाले स्ट्रक्चर में हर नोड में कितने पॉइंटर रहेंगे? 2 रहेंगे। पॉइंटर पॉइंटर मनीष 2 रहेंगे ना। मेंबर 3 रहेंगे, पॉइंटर 2 रहेंगे ना। एक तो आगे वाले नोड को पॉइंट करने के लिए है, और एक ये एज लिस्ट को पॉइंट करने के लिए भी तो होगा। तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करोगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर एज। एज में कितने मेंबर रहेंगे? एज में 2 रहेंगे, एक रहेगा डेटा और एक रहेगा स्ट्रक्ट एज पॉइंटर नेक्स्ट। राइट? लॉजिक नहीं समझ में आया? क्या डाउट हुआ अनमोल, बताओ। क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? डायग्राम समझ में नहीं आया? एज क्यों सर? कैसे बताओगे फिर किस नोड से किस नोड तक जा सकते हैं? तुम बताओ। अनम्यूट करो। अगर तुम्हारे पास मैं ए नोड दूं तो तुम ये कैसे बताओगे कि ए नोड से हम किस नोड तक जा सकते हैं अपने डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन में? समझाओ मुझे। हाँ सर, समझ गया, एट द एंड समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। अब क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड के अंदर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी गुड, इसके अंदर 3 चीजें रहेंगी। एक रहेगा क्या? डेटा, एक रहेगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, और एक रहेगा स्ट्रक्ट एज पॉइंटर ई नेक्स्ट रहेगा। दोनों स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन क्लियर है? ठीक, अब अगले लेक्चर में अपन इसकी करेंगे कोडिंग, इसके बनाएंगे प्रोग्राम्स। ठीक है, फंक्शंस बनाने हैं हमें, इसके नोट्स ऐड करने के, एजेस ऐड करने के, एक कंप्लीट पूरा वर्किंग कोड तैयार करना है इस पूरे डायनेमिक ग्राफ का। राइट? चलिए, तब आपके लिए छोटा सा एक काम दे रहा हूं मैं। इस कोड में हमें जो फंक्शंस चाहिएंगे आप उनके डिक्लेरेशंस लिख के लाइएगा। इस कोड में हमें जो फंक्शंस चाहिएंगे आप उसके डिक्लेरेशंस लिख के लाइएगा। तो एक फंक्शन हमें चाहिएगा ऐड वर्टेक्स। अगर ये ग्राफ डायनेमिक है तो इसमें नए वर्टिसेस ऐड हो सकते हैं, रन टाइम पे हो सकते हैं ना। तो हमें एक ऐड वर्टेक्स फंक्शन चाहिए। ठीक है, और ये सब कुछ यूजर की चॉइस पे चलेगा। यूजर कहेगा तो हम वर्टेक्स ऐड करेंगे, वो कहेगा तो एज ऐड होगी। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन और होना चाहिए, इंसर्ट एज। समझ रहे हैं आप? ऐड वर्टेक्स क्या करेगा और इंसर्ट एज क्या करेगा? ऐड वर्टेक्स यूजर के कहने पर ग्राफ में एक नया वर्टेक्स ऐड करेगा।
और इंसर्ट एज यूजर के कहने पर दो वर्टिसेस के बीच में एक एज क्रिएट करेगा। आ रही है बात समझ? समझ आ रहा है दोनों फंक्शंस का पर्पस? तो इन दोनों फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिख के लाइएगा। अगले लेक्चर का होमवर्क आपका ये है, राइट डाउन द डिक्लेरेशंस फॉर द अबव फंक्शंस। बन जाएगा? ठीक, हाँ, ट्राई करके लाइएगा। अगले लेक्चर में करते हैं इसी को डिस्कस अपन। So this is page 1, page 2, page 3, page 4, 5, 6, 7 and 8। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।